हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जैसे कि हम स्पेशल रिलेटिविटी स्टार्ट किए थे और हमारा ये ऑलरेडी 4 लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हम कंटिन्यू करेंगे सीधे पिछले वाले से। पिछले वाले में हम डिस्कस कर रहे थे पोल बार्न पैराडॉक्स। इससे पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्या बोलते हैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ये सब किए थे। फिर हमने टाइम डायलेशन का भी डिराइव किया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किया हमने, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ही हमारा एक पैराडॉक्स आता है, पोल बार्न पैराडॉक्स बोलते हैं। इसमें ये जो एक्चुअल था वो अलग ही था। उसमें एक घर था, घर में पोल, और तो हम वहां से नहीं, हम जो एक्चुअली हमारे रियल लाइफ में हम जो देख सकते हो, जो समझ सकते हो, उसके हिसाब से करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने गाड़ी बोला था, इस बार हम बाइक करते हैं। बाइक थोड़ा लंबा होता है, इट विल बी इजियर टू सी। तो जैसे एक गराज है, एक घर है ऐसे, है, ये होगा। और यहाँ पे शटर जैसा है ऐसे, और यहाँ से मैं बाइक को रख सकता हूँ। सपोज ये घर का जो लेंथ है वो 5 मीटर से, सॉरी पिछली बार हमने 4 मीटर का लिया। कि अगर घर का लेंथ जो है वो 4 मीटर का है और मैं एक बाइक लेके आ रहा हूँ, सपोज ये बाइक है, ये बाइक का लेंथ 5 मीटर का है। तो क्या ये बाइक को मैं इस गराज में रख सकता हूँ? ये आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेंथ कंट्रैक्शन की वजह से कोई भी मूविंग फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो एक्चुअली जितना होता है उससे कम दिखता है। आई होप ये सभी को पता है। तो अगर इसका लेंथ 5 मीटर का है और ये अगर मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, ये गराज के फ्रेम में, तो गराज के फ्रेम में वो कितना दिखेगा? 5 मीटर से कम दिखेगा। तो एक ऐसा स्पीड हम ढूंढ सकते हैं जिस स्पीड में ये 5 मीटर का ऑब्जेक्ट कितना दिखे, सिर्फ 4 मीटर का दिखे। ठीक है, तो वो स्पीड निकाल सकते हैं हम। वो स्पीड हम सीधे एल प्लस एल नॉट बाई गामा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है, हमें 4 मीटर का चाहिए। ये √1 - v² बाई c²। यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। आ जाएगा v² बाई c² इक्वल्स 3/5। v इक्वल्स, सॉरी 3 बचेगा। आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो खुद ही, आप एक बार ट्राई करना इसको। यही आएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 3/5c। इसका मतलब हमारा अगर, तो कि हो जाएगा 0.6। तो अगर हमारा बाइक 0.6 ही स्पीड से ज्यादा चल रहा है, उससे बाइक का स्पीड 0.6 टाइम्स सी से ज्यादा है, तो वो क्या दिखेगा? 5 मीटर से छोटा दिखेगा। इतनी स्पीड में तो वो 5 मीटर का दिखेगा, और जितना ही इससे बड़ा होता जाएगा उतना ही और ज्यादा छोटा। 5 मीटर का बाइक 4 मीटर का दिखने लगेगा, हाँ, इस स्पीड में। ठीक है। तो अगर इस स्पीड से या फिर इससे ज्यादा स्पीड से अगर ये बाइक को हम लेके आए, तो गराज में फिट हो जाएगा। वो तो गराज की फ्रेम में 4 मीटर, गराज खुद भी 4 मीटर का है और गराज की फ्रेम में बाइक भी 4 मीटर का होगा, तो वो तो फिट होना चाहिए। बट बाइक के फ्रेम में तो ऐसा नहीं होगा। बाइक के फ्रेम में तो क्या दिखेगा उसको कि गराज उसकी तरफ आ रहा है, तो गराज 4 मीटर का ना हो कि वो 3 मीटर का होगा, फिर वो तो और छोटा होगा गराज। ये तो बाइक उसमें फिट नहीं होना चाहिए। तो ये जो, ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? कंसिस्टेंट होना चाहिए ये तो प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हम अभी भी क्लासिकल सेंस ऑफ वो साइमल्टेनिटी देख रहे हैं कि जो इवेंट एक फ्रेम में दोनों साथ में हो रहे हैं वो दूसरे फ्रेम में साथ में नहीं भी हो सकते। कि जैसे कि ये जो गराज है, गराज के फ्रेम में अगर बाइक का फ्रंट व्हील जो है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, इस वॉल पे आ गया है, ले जाओ। अगर इस वॉल पे बाइक का फ्रंट एंड यहाँ पे जब आया है, उसी टाइम पे जब उसका बैक एंड इस वॉल के साइड में है, तो
बाइक के खुद के फ्रेम में ये जरूरी नहीं कि ये दोनों एक साथ में ही हो रहे हो, ये दोनों उसके फ्रेम में अलग अलग टाइम पे हो। मतलब कि उसका बाइक यहाँ पे पहले आ जाएगा, अभी भी उसका पिछला वाला व्हील अभी बाहर ही है, अभी आया नहीं है अंदर। जब वो पिछला वाला हिस्सा जब अंदर आएगा तो ये बाहर वाला आई मीन ये क्या बोलते हैं इसमें स्ट्राइक करके वो आगे चला गया होगा, वॉल तोड़ के या फिर वॉल के साथ या कोलाइड होने के बाद जो भी होगा फेनोमेना, जो भी प्रोसेसेस होंगे, आई मीन जो भी इम्पैक्ट होने के बाद जो भी चेंजेस आएंगे वो अलग बात है। बट बाइक के फ्रेम में ये पार्ट उसका जब यहाँ पे है तो अभी भी उसका बाइक का पिछला पार्ट अभी बाहर ही है, क्योंकि पिछला पार्ट जब वो अंदर आ रहा है वो और इसका फ्रंट व्हील जो दूसरे वॉल पे लग रहा है ये दोनों उसके फ्रेम में एक साथ में नहीं हो रहे। ये साइमल्टेनिटी का इश्यू है कि जो गराज के फ्रेम में दोनों बाइक का फ्रंट एंड और फ्रंट व्हील और जो बैक व्हील है ये दोनों गराज के अंदर जब साइमल्टेनियसली आ रहे हैं तो बाइक के फ्रेम में उसके फ्रेम में भी ये दोनों व्हील्स गराज के अंदर जाएंगे बट एक साथ में नहीं जाएंगे, ये इश्यू है। उसके फ्रेम में जब पहला व्हील अंदर था तो बैक व्हील अभी बाहर ही है, गराज के बाहर ही है। जब बैक व्हील गराज के अंदर आएगा तो फ्रंट व्हील कोलाइड होने के बाद जो भी होगा वो अलग चीजें हो जाएंगी। तो उसके फ्रेम में ये दोनों चीजें आगे पीछे हो रही हैं और बाइक के फ्रेम में ये दोनों चीज सॉरी गराज के फ्रेम में ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, एक साथ में हो रही है। तो ये डिफरेंस था। आई होप दिस क्लैरिफाई। तो इस साइमल्टेनिटी की वजह से ये पैराडॉक्स आ रहा है। बट आइंस्टाइनियन रिलेटिविटी में तो साइमल्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक फ्रेम में जो चीजें साथ में हो रही है मीन साइमल्टेनिटी एग्जिस्ट करता है बट यूनिवर्सलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्सलिटी मतलब एक फ्रेम में जो चीजें हो रही हैं सेम हर एक फ्रेम में होनी चाहिए, ये ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सारी चीजें क्या है अपने अपने फ्रेम में अपने एक रेफरेंस फ्रेम में डिफरेंट होगी बाकी सारे रेफरेंस फ्रेम के कंडीशन कंपेरिजन में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू। ये पैराडॉक्स एक्चुअली पैराडॉक्स नहीं है, ये पैराडॉक्स इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाते कि हमारे लिए जो दो इवेंट्स अगर साथ में हो रहे हैं तो बाकी के लिए कैसे अलग अलग टाइम पे हो सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। जब ये हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए जो दो चीजें साइमल्टेनियस है वो बाकी फ्रेम में साइमल्टेनियस नहीं भी हो सकती। वंस वी अंडरस्टैंड दिस तो ये पैराडॉक्स पैराडॉक्स ही नहीं लगेगा। आई नो दिस इज हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड, हार्ड टू थिंक अबाउट, बट इसके बारे में अच्छे से एक बार फिर से सोचना। यहाँ पे यही हो रहा है कि जब बाइक अंदर आ रहा है गराज के फ्रेम में, जब दोनों व्हील उसके एक साथ गराज के अंदर है कि उसके फ्रेम में तो बाइक छोटा दिखेगा, तो वो दोनों व्हील जब अंदर है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि बाइक के फ्रेम में भी वो दोनों व्हील एक साथ में ही अंदर हो। बाइक के फ्रेम में एक व्हील पहले अंदर है तो दूसरा पीछे वाला व्हील बाहर है। अभी व्हील जब पिछला वाला व्हील भी अंदर आ रहा है तो बाहर वाला आगे वाला व्हील जो है वो कहीं भी हो सकता है, अभी हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कोलाइड होने के बाद हमें जो भी होगा वो अलग चीजें हो जाए। आई होप दिस क्लैरिफाइज दिस। नेक्स्ट अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड, जिसमें हम दो फ्रेम को कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज a square plate of length L0। ठीक है, placed in a the rocket moving along length of the square plate what will area as observed by
someone क्या मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो ये टर्मिनोलॉजीज। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्क्वायर प्लेट है, प्लेट ऐसे इस है, तो सारे लेंथ इसके एल नॉट है। तो ये स्क्वायर जो प्लेट है, ये क्या हो रहा है एक रॉकेट के अंदर, और रॉकेट जो मूव कर रहा है वो क्या हो रहा है इसके लेंथ के अलोंग ही मूव कर रहा है, साइड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक अर्थ फ्रेम है, अर्थ फ्रेम में एक इंसान है, वो इंसान इसको देख रहा है इस प्लेट को। तो इस इंसान के लिए प्लेट का एरिया कितना हो जाए? अब दिस इज क्लियर, अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है कि एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट रॉकेट में मूव कर रहा है। तो रॉकेट में मूव कर रहा है, तो अर्थ के फ्रेम में जब वो रॉकेट के अंदर अगर कोई हम टेलीस्कोप से या किसी तरीके से हम देख रहे हैं, तो जो स्क्वायर प्लेट है वो हमारे लिए कितना बड़ा दिखेगा, उसका एरिया कितना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही है कि मूविंग फ्रेम है, तो रॉक हमारा जो स्क्वायर प्लेट है वो क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसके दो लेंथ हैं। एक लेंथ तो ये एल नॉट है जो कि मूव कर रहा है अलोंग, आई मीन जिसका डायरेक्शन, जिसका जो ओरिएंटेशन है वो रॉकेट की मोशन के पैरेलल ही है। और दूसरा ये एल नॉट, ये वाला लेंथ है तो हम वाई मानते हैं, तो पैरेलल वाले को एक्स मानते हैं। एक्स ओरिएंटेशन वाला अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट है, और वाई डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर है। तो हमेशा ध्यान रखना आप कि जो लेंथ कंट्रैक्शन होता है, जो डायमेंशन चेंज होते हैं, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही होता है। वाई एक्सिस में कभी भी लेंथ कंट्रैक्शन या लेंथ का चेंजेस कोई भी नहीं होगा, वाई एक्सिस में या फिर अलोंग जेड एक्सिस में। अगर आप एक सिलेंडर ले रहे हो, तो सिलेंडर अगर हम इसके एक्सिस के अलोंग मूव कराएं, इसके एक्सिस के अलोंग, तो हमेशा ये सिर्फ स्क्वीज्ड के लेंथ के अलोंग ही होगा, इसकी हाइट के अलोंग ही। ये कभी भी ये इसका जो सर्कुलर पार्ट्स हैं इनका रेडियस चेंज नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही फ्रंट डायरेक्शन से ही वो मोशन, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही वो स्क्वीज्ड होगा। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें वो छोटा दिखेगा, बस उसी। बाकी के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दूसरे साइड्स के लेंथ है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा ही क्या करना होगा आपको, लेंथ जो चेंज होगा, कोई भी अगर स्टिक दिया हुआ है उसको क्या करना होगा आपको, along द मोशन और परपेंडिकुलर टू द मोशन क्या करना होगा आपको, डिकम्पोज करना होगा। दो ओरिएंटेशन, दो पार्ट्स में उसको डिकम्पोज करना होगा। जैसे कि अगर ये लाइन है, सपोज ये 5 मीटर, तो along एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, along वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये थीटा अगर हमें पता है, हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है इसका, और इसका कितना पार्ट है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाल डिकम्पोज कर सकते हैं इसको हम। तो जो चेंज होगा वो हमेशा, अगर मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो हमेशा ये एक्स एक्सिस वाला ही चेंज होगा। अगर मोशन वाई एक्सिस में हो रहा है, स्पीड अगर जो लेंथ रॉड है ऐसे, रॉड ऐसे ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो हमेशा वाई ओरिएंटेशन वाला ही चेंज होगा। मतलब सिंपल यही है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसी डायरेक्शन में ही एक्ट करे। बाकी के जो दो लेंथ है, दो डायमेंशन है, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग वाले ही लगाएंगे। तो हम जो एब्जॉर्ब करेंगे उसका कितना होगा, अलोंग एक्स एक्सिस वाला जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, एल नॉट बाई गामा। गामा कितना है, एल नॉट, एल एक्स हो गया। एल वाई क्या होगा, एल वाई में चेंज नहीं होगा, इसलिए वो कितना रहेगा, एल नॉट। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है, अभी ये स्क्वायर ना होके अभी ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितना है इसका, एल नॉट बाई एल नॉट अंडर रूट माइनस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इंटू
ब्रेथ कितना है, आई मीन हाइट कितना है, आई मीन वो एल नॉट ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ है, मेरा तो डायरेक्शन वाला ही सिर्फ चेंज हुआ है, ये हो गया एल नॉट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पता चल गया होगा अभी तो कि लेंथ कैसे चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम अगर देखेंगे तो एक्चुअल इसका लेंथ एरिया कितना था, ये तो हमारा ए डैश हो गया हमारे फ्रेम में, एक्चुअल इसका एरिया कितना था, एल नॉट स्क्वायर था। तो एरिया अगर देखोगे आप, तो एरिया कैसे चेंज हो रहा है, सिर्फ डिवाइड बाई गामा हो रहा है। ए डैश क्या होगा यहाँ स्क्वायर वाले केस में, एल नॉट आई मीन सॉरी ए नॉट बाई गामा, ऐसे ए बाई गामा मीन्स ए, गामा आई होप सबको याद होगा, गामा का 1/√1 - b, क्योंकि यहाँ पे गामा 1 डिवाइड बाई गामा है, तो इसलिए ये गामा हम रेसिप्रोकल करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, और हाँ यहाँ पे मैंने v स्पीड नहीं दिया कि रॉकेट कितनी स्पीड से जा रहा है, इसलिए मैंने आंसर भी v के फॉर्म में ही लिख दिया। अगर आपको स्पीड पता है तो v आप रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना v का वैल्यू, और फिर आपका एक्चुअल नंबर्स में आ जाए, एल नॉट दिया है और v दिया हुआ है अगर क्वेश्चन, तो एक्चुअल वैल्यूज डाल के आप निकाल। ठीक है, तो इसी का हम मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन देता हूँ, इसमें मैं फिगर ही बना देता हूँ। सपोज ये रॉकेट है, और इसमें जो अभी स्क्वायर है, वो स्क्वायर ऐसे इसके मोशन के अलोंग ना होके थोड़ा सा एंगल में है, तो ऐसे अभी भी इसका डायमेंशन एल नॉट ही है, और इसका जो ये लेंथ है, अगर ये थीटा डिग्री बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो अभी ये स्क्वायर का एरिया कितना दिखेगा फ्रेम, उसके अपने फ्रेम में उसका एरिया एल नॉट का स्क्वायर ही है, अर्थ के फ्रेम में, इन अर्थ फ्रेम बेस्ट नॉट एरिया। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार सोचना इसको अच्छे से, क्यों, अगर ये कर पाए आप खुद से सोच के, नो मैटर कितना भी टाइम लगे, अगर आपको 2 दिन भी लग रहे हैं, 1 हफ्ते भी लग रहे हैं, तो इसके बारे में ही सोचो बिना गूगल किए। अभी आपने जितना पढ़ा है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, अगर आप लेंस को 2 डायरेक्शन में अगर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो फॉर श्योर आप इसका एरिया निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस यहाँ पे क्या करना है अभी आपको, ये क्या दिया हुआ स्क्वायर जो है, अगर रॉकेट हमारा एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, v स्पीड से ही सेम, हम इसी के फॉर्म में ही निकालना, v के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में और एल नॉट के फॉर्म में। ठीक है, अर्थ का जो एरिया है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एल नॉट, v और थीटा, आई मीन इनका ही फंक्शन रहेगा, एल नॉट कुछ भी, एल नॉट के फॉर्म, एल नॉट रहेगा जब लास्ट एक्सप्रेशन निकालोगे उसमें आप v भी रहेगा, और थीटा साइन कोस टेन इनके फॉर्म में। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर तो सारे एंगल से, इंटीरियर एंगल तो 90 डिग्री ही होते हैं, सारे तो 90 डिग्री ही, तो ये जो थीटा बना रहा है, यहाँ से आप बाकी सारे लेंथ का ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं, इजी है। अगर ये थीटा है, तो इसका एरिया भी अर्थ के फ्रेम में कितना दिखेगा, कि अपने फ्रेम में तो एल नॉट स्क्वायर ही है, बट अर्थ के फ्रेम में अभी कितना होगा इसका एरिया, ये आप निकालना, हम श्योर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और अगर आप खुद से करोगे तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आई डोंट थिंक कंपेरेबल है किसी भी चीज। आप 8 दिन 10 दिन जितना भी लगे, इसको सोच के करना। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व भी करेंगे।
तो आप नेक्स्ट वीडियो का वो पार्ट पॉज करके या स्किप करके, अभी अगर ट्राई करने का मन है, आप ट्राई करना अच्छे से। अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत लगे, वो पार्ट देखना, वरना वो पार्ट आप स्किप करके आगे के पार्ट देख लेना, कंटिन्यू करना इस सीरीज़ को। वो क्वेश्चन करने के बाद ही वो पार्ट देखना। जब आप खुद से अगर एकदम कर लिए हो जितना हो सके, उसके बाद ही वो पार्ट। ठीक है? चलिए अभी अब कंटिन्यू करते हैं हमारा। तो नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा, और ये आप क्वेश्चन और ये हो। तो अभी हमारा है लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या? लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था ना हमारा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था हमारा? कोई भी ऑब्जेक्ट एस डैश अगर मूव कर रहा है, उनके कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे रिलेट करते हैं, वाई डैश इक्वल जेड डैश इक्वल टी डैश इक्वल। यहाँ पे हम क्या एज्यूम किए कि दो जो फ्रेम्स हैं, उनका जब टाइम जीरो था तो दोनों का ओरिजिन ओवरलैप कर रहा है, और जो फ्रेम है उनका रिलेटिव स्पीड जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। जैसे कि ये मेरा दोनों हाथ अगर एक एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, तो दोनों एक फ्रेम ये ऐसे कांस्टेंट है, दूसरा फ्रेम सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है, ऐसे ही, ऐसे कुछ एंगल में मूव नहीं कर रहा ऐसे, या फिर वाई एक्सिस में मूव नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस में। ये जो ट्रांसफॉर्म यूज, और वाई एक्सिस में मूव करता तो ये एक्स वाला सेम रहता, वाई वाले में माइनस वी टी। अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो जेड माइनस वी टी। उस सिमेट्री से आप कंक्लूड कर ही सकते हो। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो फ्लॉड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट नहीं आता। उसको हम देख भी सकते हैं, इस अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज करें, तो अगर सपोज ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम में मैंने एक टॉर्च लाइट चलाया ऐसे, और एक्स एक्सिस में ही चलाया, अगर सब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही टॉर्च लाइट का लाइट मूव, उसका एक्स जो होगा वो क्या होगा, सी टाइम्स टी। टाइम के साथ वो लाइट तो आगे मूव करता जाएगा, तो मेरे फ्रेम में, मेरे खुद के फ्रेम में ही वो क्या दिखेगा, लाइट हमेशा आगे बढ़ता हुआ। ठीक है? और मेरा जो दोस्त है, जो मेरे फ्रेम से आगे मूव कर रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो एक्स डैश एक्स माइनस बी टी। क्योंकि लाइट मेरा सीटी की तरह, सीटी की स्पीड से मूव कर रहा है, एक्स की जगह पे क्या करूंगा मैं, सीटी प्लेस करूंगा, माइनस वी टी। और मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, एक्स डैश और माइनस वी टाइम्स। तो मेरे दोस्त के फ्रेम में क्या होगा, उसका पोजीशन हमेशा एक्स डैश इक्वल टू सी माइनस वी इंटू टी। उसके फ्रेम में अगर लाइट का स्पीड निकालू मैं, तो क्या हो जाएगा वो, क्योंकि लाइट के फोटोन का पोजीशन हमेशा एक्स डैश है इसमें, इसको टाइम डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो ये v हो जाएगा, v डैश, वो क्या हो जाएगा, c माइनस v, क्योंकि हम लाइट स्पीड निकाल रहे थे तो इसको करके c डैश करते। तो मेरे दोस्त के फ्रेम में लाइट का स्पीड कितना आ रहा है, c माइनस v आ रहा है। तो ये तो स्पेशल रिलेटिविटी का अजम्पशन ही रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि अब सॉरी पोस्टुलेट से डिससेटिस्फाई कर रहा है। उसके पोस्टुलेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, लाइट का जो स्पीड है वो हर एक फ्रेम में सेम होना चाहिए, जो कि ये इक्वेशन नहीं फॉलो कर रहा। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, मेरे दोस्त के लिए लाइट का स्पीड सी से थोड़ा सा कम है, जबकि मेरे लिए सी है अब भी। तो इस वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट होने के लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा हमें, और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले ही एक मैथमेटिशियन ने कर लिया था। उनका नाम लॉरेंस था, हेनरिक लॉरेंस। उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही स्टडी कर लिया था, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने पहले ही, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टाइन का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो गया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या,
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चाहिए हमें, आइंस्टाइन की जो पोस्टुलेट्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था, एवरी रेफरेंस फ्रेम इज फॉर एवरी नॉन इनर्शियल सॉरी इनर्शियल फ्रेम, every inertial frame inertial frame have same of आई मीन डिफरेंट फॉर्म है फर्स्ट पोस्टुलेट्स को लिखने के लिए। कोई बोलता है कि एवरी इनर्शियल फ्रेम आर सेम, आई मीन आर सिमिलर इन सच वे कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सब में इक्वली सेटिस्फाइड होते हैं सारे इनर्शियल फ्रेम। आई मीन डिफरेंट वर्डिंग्स है, आप डिफरेंट वर्डिंग्स देख सकते हो, जो आपके लिए अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। और दूसरा कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये दो सिंपल पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, कोई भी इनर्शियल फ्रेम स्पेशल नहीं है, सारी इनर्शियल फ्रेम सेम ही है, इक्वल है, ठीक है। सब में एक ही इक्वेशन ऑफ मोशंस और इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं सॉरी लॉज ऑफ मोशन सारे में एक ही है, सारे इनर्शियल फ्रेम में एक ही लॉज ऑफ मोशन। और दूसरा है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है हर एक रेफरेंस फ्रेम में सेम है और सेम ही स्पीड। क्लियर है। तो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है जो है वो क्या करना चाहिए, इन दोनों पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए हमेशा। तो इन दोनों पोस्टुलेट्स की वजह से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले कि लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, आइंस्टाइन ने क्या गेस, पहले तो गेस हुआ कि ये थोड़ा सा गेस करके फिर उसके बाद ही उसको मैथमेटिकली सेटिस्फाई करके उसको डिराइव किया, जो कि अभी कंसिस्टेंट है सारे लॉज ऑफ मोशन। तो क्या क्या स्पेशल फीचर्स होने चाहिए लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल रिलेटिविटी के लिए बनाने वाले हैं, के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट शुड बी कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ऑल इनर्शियल फ्रेम। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फीचर क्या है कि जो इस आई मीन जो स्पीड है जो ऑब्जेक्ट्स है वो अगर मैं देखूं कि अगर मैं अगर मूव कर रहा हूं एक्स डायरेक्शन में, ऐसे में कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा दोस्त यहाँ, अगर मेरा दोस्त ऐसे मूव कर रहा है राइट की तरफ, तो अगर मैं दोस्त के फ्रेम से अगर मैं देखूं तो उसको क्या लगेगा कि मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, दोनों सेम ही सिमिलर ही फुटिंग पे है ना, कि मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, मेरे दोस्त को लगेगा भले ही मैं स्टेशनरी हूँ और मेरा दोस्त ही सिर्फ मूव कर रहा है, बट अगर मेरा दोस्त कुछ और चीजें देख ही नहीं सकता और जैसे वो मूव कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्मूथ राइड पे है, कोई बम्प्स नहीं आ रहे, अगर हम गाड़ियों में भी बैठ जाए आराम से और गाड़ी अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से जाए तो सिर्फ हमें वो जो आई मीन टर्बुलेंस एंड ये जर्क होते हैं, जो बम्प्स होते हैं रोड बम्प्स की वजह से, अगर ये फील ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम गाड़ी में चल रहे हैं। गाड़ी में चलना सिर्फ इसलिए फील होता है कि गाड़ियाँ क्या होती हैं, बम्प्स करती हैं। तो मेरे दोस्त के लिए क्या होगा कि मैं लेफ्ट की तरफ और सेम स्पीड, इसलिए जो हमारा लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एक स्पेशल सिमेट्री आना चाहिए। सिमेट्री ऐसा क्या कि मैं अपने फ्रेम से दोनों फ्रेम को इंटरचेंज कर दूं, मेरा फ्रेम और मेरे दोस्त का फ्रेम, तो मुझे जो इक्वेशन आई मीन लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि स्पीड की जगह पे माइनस भी हो, इतना ही चेंज होगा। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन जब लिखेंगे डिराइव करेंगे तो वहां पे अच्छे से समझेंगे। तो सिमेट्री का मतलब यही है कि मैं अगर मेरा दोस्त अगर राइट की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से
तो मेरे दोस्त को, अगर मेरा दोस्त मुझे देखे, उसको लगेगा कि मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, और दोनों इक्विवेलेंट चीज। नेक्स्ट क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर इन द सेंस कि कोई भी टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी की पावर 4, साइन टी, कोस टी, ऐसे टर्म्स नहीं होने चाहिए। टाइम टाइम जो है और एक्स एक्सिस के जो डायमेंशन, स्पेशियल फीचर्स जो है, ये दोनों क्या होने चाहिए, टाइम, टेम्पोरल और फिर स्पेशियल। दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, दोनों का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्पीड, फिर बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं स्क्वायर, क्यूब या अंडर रूट में, वो नहीं है। ये सिर्फ लिमिट डाल रहा है एक्स वाई जेड पे और टाइम पे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो रिलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे है केलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, देखो अगर आप, तो यहाँ पे देखो एक्स डैश का पावर कितना है, 1 है। एक्स का पावर कितना है, 1 है। टाइम का भी पावर कितना है, 1 है। वाई डैश का पावर कितना है, 1 है। वाई का पावर 1। ऐसे ही सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं और टाइम है, इन सबका पावर 1 है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं, बट सारे ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगे, सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो वो लीनियर है, सब में पावर 1 1 1 ही है। इसमें एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, जेड डैश जेड, टी डैश टी, इन सब में ये कांस्टेंट। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, इन, ये कोई भी फैक्टर में हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें वो नहीं पता। जब ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कौन से फॉर्म में। और जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकाले तब तक हमें नहीं पता कि कुछ भी फॉर्म हो सकता है, हमें नहीं पता। बट इतना पता है हमें, पहले ही हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स डैश एक्स टी, इस जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे क्या होंगे, लीनियर फॉर्म। ठीक है, लीनियर फॉर्म में इसलिए होंगे क्योंकि मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ से स्टार्ट करूं, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बट अगर मैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, इनके फॉर्म में अगर मैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, फिर चीजें बदल जाती बहुत ज्यादा। ये दोनों फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाते हैं और ये दोनों अलग अलग मेजरमेंट देने लगते हैं। तो ये नहीं चाहिए था हमें, ये नहीं चाहिए। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। बस डिफरेंस यही होगा कि किसी को जब हम अगर कोऑर्डिनेट 5 2 था, तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं और लगा रहे थे कि 3 और 2 हो सकता है, 3 1 हो सकता है। बट स्टिल वो पॉइंट और किसी और पॉइंट को अगर हम लगाएं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले अगर हम, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। कोऑर्डिनेट भले ही डिफरेंट हो, बट ये दोनों बीच पॉइंट के बीच। बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यूबिक के फॉर्म में होता, स्क्वायर के फॉर्म में होता, तो ये डिस्टेंस भी सेम नहीं आता, डिस्टेंस भी चेंज होने लगा। वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, लीनियर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ये तो गैलीलियन में भी था, यहाँ पे भी है, ये 4 चीजें तो आई होप ये चारों समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट हम इसका डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। अभी हम देख लेते हैं कि लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। बस उसका फॉर्म में लिख देता हूँ, आप ये अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, इसको याद भी कर लेना अच्छे से। ये आप देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, कोशिश भी करोगे तो याद ही हो जाएंगे, तो इतना बड़ा टेंशन नहीं। बट अभी ये फॉर्म आप देख, ये फॉर्म क्या है, एक्स डैश टू गामा, फिर वाई डैश जेड डैश डैश माइनस। ये हो गया हमारा लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, चार इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हम क्या यूजिंग कर रहे हैं, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही, कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ
एक्स एक्सिस के अलाउंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, जो रिलेटिव स्पीड है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग हो रहा है। और टाइम, जब दोनों जब टाइम जीरो था, टी जब जीरो था, उस टाइम पे दोनों इनर्शियल फ्रेम्स क्या थे, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स एक ही जगह पे थे, उनका ओरिजिन एक ही जगह वही साइड पे। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखोगे, ये तो गैलीलियन फॉर्म में ही है, एग्जैक्टली तो नहीं है। ये गामा फैक्टर को अगर हटा दें, फिर वाई डैश और वाई तो सेम है, जेड डैश और जेड भी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे टी डैश और टी सेम नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी स्पेशल रिलेटिविटी की। यहीं से टाइम डायलेशन, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अच्छा हाँ, गामा फैक्टर से तो टाइम डायलेशन आता है, और ये जो दूसरा ये है वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। ये जो गामा फैक्टर है, इसकी वजह से टाइम डायलेशन होता है। सिमिलरली ऊपर वाले में लेंथ बढ़, यही जो डिफरेंस है गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, यही इसको स्पेशल बनाता है। यही एक्चुअली इसको ये स्पेशल नहीं बनाता, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल इसलिए है, को नाम दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ा था, और आइंस्टाइन को ये करने के लिए 10 साल लगे। वो अलग कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इसको स्पेशल मैं इस टर्म में बोल रहा हूँ कि ये गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंट है, और इसकी प्रिडिक्शंस जो आए थे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस के टर्म्स में इसको स्पेशल बोल रहा हूँ। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गामा फैक्टर, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन से भी गामा फैक्टर है, और टाइम जो है वो टाइम भी स्पेस सेपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर दो पॉइंट अलग अलग जगहों पे हैं तो दोनों पॉइंट के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा अलग अलग फ्रेम में अलग अलग मेजर होगा। हर एक फ्रेम में सेम टाइम नहीं होगा अगर दो पॉइंट्स अलग अलग हैं। दोनों पॉइंट एक जगह पे हैं तभी सारे डिफरेंसेस डिफरेंस फ्रेम में तब भी टाइम डिफरेंट मेजर होगा, क्योंकि ये गामा फैक्टर। ठीक है, तो दो तरीके से टाइम चेंज होगा। अगर दोनों स्पेस में डिफरेंट है, स्पेशल सेपरेशन है, कुछ एक पॉइंट यहाँ पे है दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तब भी टाइम डिफरेंट मेजर होगा दोनों पॉइंट के बीच का। दूसरा, अगर रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहे हैं, भले सेपरेशन सेम है, तब भी उनका टाइम डिफरेंट मेजर होगा, टाइम डायलेशन। ये गामा, आई होप ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपने पहले भी में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसको अच्छे से लिखना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस भी करते टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन साइड में खुद से ही याद करके लिखते जाना, तो क्वेश्चंस के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन भी याद करें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज के लिए इतना करते हैं। ये कंसेप्चुअल जो बिल्डिंग हमने किया है, ये अगले वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब हम डेरिवेशन करें। ये चार हम जो फीचर्स लिखे हुए हैं, ये चार फीचर्स ही यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, एग्जैक्ट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेशन, तो ये चार फीचर्स को यूज करके ही निकालेंगे। ये चार फीचर्स आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आपको देखने का मन है तब भी देख लेना। आई होप आज का लेक्चर क्लियर रहा। हमने जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना, आज ट्राई करना है इसको अच्छे से, जब तक आपको नहीं लगता कि ठीक है अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ये या तो ये लगने लगे, या फिर ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, आ गया आप कर पा रहे हो। ये दो क्वेश्चंस में ही बस आप फिट करना, और फिर मैं नेक्स्ट सोल्यूशन करूँगा, देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन करेंगे और फिर लोएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव करेंगे। तो अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और उससे पहले मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी कक्षास पे क्लासेस लेने वाला हूँ, लाइव क्लासेस होंगी हमारे वहाँ। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो आप मेरे साथ उस क्लास पे भी जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे IIT जैम, TIFR, जेस्ट, इन सब के प्रिपरेशन मटेरियल्स मिलेंगे आपको, लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा। सानू सर भी है, सानू सर पिछले कितने सालों से गाइड कर रहे हैं, उन्होंने IITs में पहुँचाया है स्टूडेंट्स को।
उनके गाइडेंस के अंडर स्टूडेंट्स का अच्छा रैंक भी आया हुआ है, टॉप 5 सिंगल डिजिट रैंक्स भी आए हुए हैं। फिर उनके स्टूडेंट्स टीआईएफआर भी क्वालिफाई किए हुए, टेस्ट भी अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किए हुए हैं। आप अगर एक बार आप चेक कर सकते हो, हमारे यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं वहाँ से स्टडी मटेरियल्स भी चेक कर सकते हो, और आपको हमारे साथ अगर पढ़ना है, गाइडेंस लेना है, सक्सेस के साथ भी जुड़ सकते हो, और हमारे स्टडी मटेरियल्स के साथ आप अपना प्रिपरेशन एकदम स्मूथ कर सकते हो। एक और बात मैं बोलूँगा कि अगर आप कोचिंग लेते हो हमारे साथ, तो आपको मटेरियल ढूँढने की दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सारी मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। डीपीपी होगा, लेक्चर सीरीज़ तो है ही, क्वेश्चंस होंगे, डेली असाइनमेंट्स होंगे, पास्ट पेपर्स टॉपिक वाइज़ सेपरेटेड हैं, सेग्रीगेटेड हैं। सब आप एक साथ में एक जगह पे ही मिल जाएगा आपको। आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होगा, आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बस यही करना है। आप ढूँढने का काम, प्रोवाइड करने का काम सब हमारा है। आपको टॉपिक समझाने का काम, सिखाने का काम, कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो उसको दूसरे तरीके से आपको फिर से अप्रोच कराने का काम सब हमारा है। तो आप हमारे साथ जुड़ के ये सारे चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, अपना प्रिपरेशन स्मूथ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।